अस्सलाम वालेकुम बच्चों हम आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपने सेल स्ट्रक्चर की सीरीज का जिसकी वजह से सेल जिंदा है। जो सेल के बेसिक पार्ट्स का हिस्सा, तीन बेसिक पार्ट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चों जो सेल को जिंदा रखता है, जो सेल को शेप देता है, जो सेल को बरकरार रखता है, जो सेल को कम्युनिकेट करने देता है अपने एनवायरनमेंट के, जो किसी भी अनवांटेड चीज को न सेल से बाहर आने देता है न बाहर से अंदर जाने। तो प्यारे बच्चों, इस स्ट्रक्चर का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों बड़ा अहम टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों आपके सर ने यहाँ पर इसका एक दूसरा नाम भी लिख दिया है, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, या इसको प्लाज्मा लेमा भी कहा जा सकता है, या आप इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का नाम भी दे। प्यारे बच्चों इमेजिन करें, सपोज करें कि आपके पास ये एक सेल है। ये जो सेल है इसके सेंटर में है न्यूक्लियस। प्यारे बच्चों अगर ये सेल बरकरार है तो इस आउटर कवरिंग की वजह से, ये आउटर कवरिंग और कुछ नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल की बाहर वाली चार दीवारी है। बच्चों ये वो मेम्ब्रेन है, ये वो ऑर्गेनल है जो हर एक सेल का हिस्सा। कोई ऐसा सेल प्रोकैरियोट से लेकर हमारे मैमल्स के यूकैरियोटिक सेल्स तक कोई एक ऐसा सेल नहीं है जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया का हिस्सा, ये प्रोटिस्टा का हिस्सा, ये फंजाई के सेल का हिस्सा, ये एल्गी के सेल का हिस्सा, प्लांट के सेल का हिस्सा है, ये एनिमल के सेल्स का। तो इन शॉर्ट कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो। तो बच्चों इसका ओवरव्यू देते हैं पहले, सबसे पहले कि ऑल टाइप ऑफ सेल्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तमाम सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा ये सेल को कवर करती, पूरे सेल के बाहर दीवार बनाती, और इसके अलावा ये सेल को उसकी शेप प्रोवाइड करती। एक सबसे अहम प्रॉपर्टी सेल की है वो इसकी सेमी परमिबिलिटी है। सेमी परमिबिलिटी या इसका दूसरा नाम है सिलेक्टिव परमिएबल है ये आपकी मेम्ब्रेन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो दीवार बाहर बनी हुई है ये हर एक चीज को या हर एक केमिकल को सेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं देता, बल्कि सिलेक्टिव चीजों को परमिशन देता है। तो नाम बता रहा है सिलेक्टिव परमिबिलिटी, यानी कि सिलेक्टिव चीजों को ये परमिशन देगा कि सेल के अंदर जाए या सेल से बाहर आए। तो प्यारे बच्चों फिर अब हमने जब इसका ओवरव्यू पढ़ लिया तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत की है, और उसमें से एक जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल है उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब क्या है इसकी डेफिनेशन पढ़ने के बाद वाज़ेह हो। बच्चों साइंटिस्ट कौन से जिन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया? एस जोनाथन सिंगर और गार्थ निकलसन। ईयर था 1972 का। इन्होंने क्या कहा, इस मॉडल के तहत इनका ये मानना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनी हुई, यानी कि लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं। प्यारे बच्चों ये मैंने कहा कि आउटर लेयर है, इसका एक छोटा सा ये टुकड़ा काट कर इसको जूम करके बड़ा करके यहां पर आपके सर ने बना दी। तो आप देखते हैं कि ये है लिपिड बाइलेयर। एक लेयर ये ऊपर वाली है और एक लेयर ये नीचे वाली है। दो लेयर है लिपिड बाइलेयर, मतलब कि दो लेयर है लिपिड्स की, एक नीचे है और एक ऊपर है, इसलिए नाम क्या दिया? लिपिड बाइलेयर। बाई का मतलब होता है टू। और बच्चों साथ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि ये फ्लूइड होती है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो इसका लिपिड बाइलेयर वाला पार्ट है, वो इसको फ्लूइड नेचर देती है। आपकी सेल मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं, जेली लाइक नहीं है, इसके लिए फ्लूइड है। तो बच्चों इसलिए अब ये आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फ्लूइड रिप्रेजेंटेड बाय, तो आपसे पूछा जाएगा लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या न्यूक्लिक एसिड। तो आपने बच्चों क्या बता देना है? आपने कहना है कि हमें सर ने बताया था लिपिड बाइलेयर इसका फ्लूइड पोर्शन को कवर करता। अच्छा बच्चों इस फ्लूइड पोर्शन के अंदर आगे इसके अलावा दूसरी चीज कौन सी है? दूसरी चीज है इसके अंदर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग ऑन या इन लिपिड बाइलेयर इन अ मोज़ेक मैनर। मोज़ेक मैनर का मतलब होता है रैंडमली, यानी कि कोई तरतीब खास नहीं है,
बल्कि रैंडमली बिखरे हुई हैं ये प्रोटीन्स। या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसी भी होगी, या ऊपर फ्लोट कर रही होंगी, या उसके नीचे फ्लोट कर रही। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखें, ये तो है लिपिड बाइलेयर, ऊपर वाली नीचे वाली, लिपिड मोनोलेयर एंड लिपिड मोनोलेयर, दे आर कलेक्टिवली नोन एज लिपिड बाइलेयर। जो आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स आपके सर ने बनाई हैं जो पूरी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, जैसा कि ये है, जैसा कि ये है। और कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जगह कवर की हुई, और कुछ ऐसी हैं जिन्होंने नीचे वाला हिस्सा। अब ये नीचे वाला और ऊपर वाला ये तो डायग्राम बता रही है, लेकिन बेसिकली प्यारे बच्चों आपने याद रखना है कि जो ये वाला पोर्शन आपके सर ने बनाया है ये साइटोप्लाज्म की तरफ है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आउटसाइड है, ये बाहर को फेस कर रहा है। आउटसाइड का मतलब बोले तो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की तरफ। सेल राउंड है और एक मेम्ब्रेन का हिस्सा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है, और एक उसका हिस्सा बाहर सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फेस कर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब एक्स्ट्रा बाहर सेलुलर सेल के बाहर फेस कर रहा है। तो प्यारे बच्चों तो कुछ आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटसाइड पर कुछ प्रोटीन्स हैं और कुछ उसके अंदर वाली साइड। तो ये बिखरी पड़ी है, ये तैर रही हैं हर वक्त, क्योंकि फ्लूइड है तो फ्लूइड के अंदर तो चीजें तैरेंगी, तो इसलिए हम कहते हैं इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता, याद रखना। अब प्यारे बच्चों अगला टॉपिक शुरू करते हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसको बनाने वाला कौन है। दो चीजों का तो आपको पता चल गया है, एक है लिपिड और एक है प्रोटीन। अब कौन से लिपिड, कौन से प्रोटीन और उनका क्या काम है, वही हम यहाँ पर पढ़ने जाएंगे। प्यारे बच्चों याद रखना कि लिपिड्स इस पूरी मेम्ब्रेन का 20 से 40% ही बनाती। अब ये 20 से 40% का मतलब ये हुआ कि कुछ सेल के अंदर लिपिड्स कम है और कुछ के अंदर ये ज्यादा होंगी, डिपेंड करता है कि वो सेल फंक्शन कौन सा परफॉर्म। अच्छा जी कौन कौन से लिपिड्स में पाए जाते हैं जी, फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड का मतलब है कि इसके पास कोई फास्फेट ग्रुप है लिपिड्स के साथ। और आपको एक और बात बताता चलो, एमसीक्यूज नोट कर लेना, ये मोस्ट अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो लिपिड है वो तो फास्फोलिपिड ही है। 4 टाइप है, पूछी जा सकती हैं आपको एंट्री टेस्ट के अंदर। कौन कौन सी टाइप्स है प्यारे बच्चों। नंबर 1 फॉस्फेटिडाइलकोलिन, इट इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। 4 मेजर टाइप हैं जो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और आपने इनके नाम याद रखने हैं। एक है फॉस्फेटिडाइलकोलिन, और दूसरा है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, और तीसरा है फॉस्फेटिडाइल सेरीन। दोबारा बोल रहा हूं, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, फॉस्फेटिडाइल सेरीन, और चौथा है प्यारे बच्चों फॉस्फेटिडाइल एथानोल अमीन। ये 4 तरह के लिपिड्स दोनों बाइलेयर्स के अंदर इधर भी और इधर भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी दोनों के अंदर कंपोजिशन सेम नहीं होती, डिफरेंट होती। इसीलिए प्यारे बच्चों ये जो आपकी बाइलेयर है इसके लिए एक वो और वर्ड भी यूज किया जाता है, यानी कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, ये एसिमेट्रिकल हो। एसिमेट्रिकल का मतलब यह है कि दोनों साइडें एक जैसी नहीं होती, और इनमें एक तो मैंने ये आपको पॉइंट बता दिया फास्फोलिपिड्स का, आगे जाके एक और बात भी बताने लगा हूं, याद रखना। प्यारा बच्चों दूसरा है स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स ज्यादातर आपके नर्वस सिस्टम को बनाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और बच्चों तीसरी बात है स्टीरोल्स, यानी कि इसमें एक मिसाल आ जाती है कोलेस्ट्रोल की। अरे बच्चों कोलेस्ट्रोल जो है ये भी आपकी मेम्ब्रेन को स्टेबल रखता है, इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है, और इसकी शेप को बरकरार रखने में 2 लिपिड्स के फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखने का काम कर। इसके अलावा और भी इसके लातदात काम है, पढ़ेंगे। दूसरी बात प्रोटीन्स। प्यारे बच्चों 60 से 80%, 60 to 80% पार्ट प्रोटीन्स का होता है। और बच्चों 60 to 80% का मतलब ही है कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसी होंगी जिनके अंदर प्रोटीन्स ज्यादा होंगी, कुछ ऐसे भी मेम्ब्रेन्स होंगी जिन प्रोटीन्स कम होंगी। एग्जाम्पल, प्रोटीन 2 तरह की होती है प्यारे बच्चों। एक प्रोटीन है
इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स। इंटीग्रेट का मतलब है जो पक्का हिस्सा है, एक जगह पर धंसी हुई, या इन्हीं को हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कह सकते हैं। ट्रांस अक्रॉस को कहते हैं मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस मौजूद है ये वाली प्रोटीन। तो आपको सामने नजर आ रही है कि अक्रॉस दी मेम्ब्रेन ये पाई जाती है, ये इंटीग्रेटेड है, ये इसका हिस्सा बन चुकी है, ये इसमें धंसी भी है। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज कर, मैंने तीसरा नाम भी लिख दिया और वो नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। प्यारे बच्चों, उसके बाद बात करते हैं दूसरी टाइप की, जिसको नाम दिया जाता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल का मतलब होता है एतराफ, ये प्रोटीन्स एतराफ में पाए जाए। अच्छा, कहां पर पाए जाएंगी? या एक और इसका नाम है जिसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्स्ट्रा का मतलब हमेशा ही होता है बाहर, बायो के अंदर एक्स्ट्रा का मतलब मजीद नहीं होता, यहाँ पे एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर, किसी भी चीज का जो रेफरेंस पॉइंट हम यूज कर रहे हैं उसके बाहर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, बाहर इसके ऊपर वाली आउटसाइड वाली साइड पे भी हो सकते हैं, इन साइड वाली साइड पे भी हो सकते हैं, यानी कि ये साइटोप्लाज्म की तरफ भी हो सकती हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ भी हो सकती हैं, या फ्लूइड की तरफ भी है। प्यारे बच्चों, इनको नाम क्या दिया जाएगा? पेरिफेरल प्रोटीन। अब तीसरी मेजर क्लास केमिकल जो आपकी मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं, दैट आर दी कार्बोहाइड्रेट्स। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स कभी भी अकेले नहीं होते, ये हमेशा किसी दूसरी चीज के साथ अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अटैच होंगे प्रोटीन्स के साथ। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे तो हम इसको नाम दे देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह बच्चों, जब कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होंगे विद द लिपिड्स तो हम इसको नाम दे देंगे ग्लाइकोलिपिड्स। अब वर्ड ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, जो वर्ड ग्लाइको आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। याद रखना, बड़ी अहम बात बताने लगा हूं कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये ज्यादातर ऊपर आउटसाइड वाली साइड पे होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पर होते हैं, ये इंट्रा सेलुलर यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ नहीं होते। ये बात आपने याद रखी। तो प्यारे बच्चों, इसको आप सेल सरफेस कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, और कलेक्टिवली ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसका नाम है ग्लाइकोकेलेक्स। बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन ये भी है कि जी व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन, व्हाट आर ग्लाइकोलिपिड्स, व्हाट इज ग्लाइकोकेलेक्स। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस के साथ आप बताएंगे तो आपके नंबर जो है वो पूरे हो। तो आपको पता है कि ग्लाइकोकेलेक्स के बारे में क्या बता रहा हूं आपको बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स या सेल सरफेस मटेरियल containing glycoprotein and glycolipids is known as glycocalyx। ये बाहर वाली साइड। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये मेरे पास प्रोटीन है, ये इसके साथ जो ग्रीन अटैच कर दिए हैं कार्बोहाइड्रेट है। तो चूंकि अब ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल चुके हैं तो मैं इसको नाम दे दूंगा ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह एक यहां पर मिसाल ले लेते हैं, ये लिपिड है, इसके साथ ये कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे, तो प्यारे बच्चों इसको नाम दे दिया जाएगा ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है, तो इसको हम नाम देंगे क्या? ग्लाइकोकेलेक्स। प्यारे बच्चों, इसी तरह ये देख लें, ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन के साथ क्या अटैच है? कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसको नाम दिया जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम दे। काम क्या करती हैं? काम करेंगे ग्लाइकोकेलेक्स बनाएंगे। अब ग्लाइकोकेलेक्स बड़ा अहम काम करते हैं, सेल का एक बहुत जरूरी हिस्सा होते हैं, ये सेल के फिंगरप्रिंट्स। जैसे आपके ये फिंगरप्रिंट्स हैं, सेल के भी ये फिंगरप्रिंट्स हैं, यानी कि इससे इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, एक सेल दूसरे सेल को पहचानता है, या आपकी अपनी बॉडी आपके अपने सेल्स को इसी ग्लाइकोकेलेक्स के थ्रू ही पहचानती है। और प्यारे बच्चों, यहाँ हम इसको कहेंगे कि ये सेल आइडेंटिफिकेशन। प्यारे बच्चों, केमिकल कंपोजिशन पढ़ने के बाद अब बात करेंगे कि किस तरह ये जो केमिकल कंपोजिशन है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबल रखे हुए, यानी कि ये इतनी स्टेबिलिटी आती कैसे है। तो प्यारे बच्चों, इस स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ी वजह जो है वो फास्फोलिपिड है। प्यारे बच्चों, जो आपके फास्फोलिपिड्स हैं, ये देखें, इसके दो पार्ट्स हैं। पहले तो ये डायग्राम की तरफ देखें, अब देखें कि लिपिड्स की बनावट मैंने कैसे की है। इसमें आपको दो टेल्स नजर आती हैं और एक हेड, इसी तरह एक आपको हेड नजर आता है और दो इसकी टेल्स नजर आती हैं। तो बच्चों ये देखें, ये इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया है, ये इसका हेड है और ये दो इसकी टेल्स हैं। अब हेड के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप।
जो इसको हाइड्रोफिलिक बनाता है या इसको पोलर बनाता है। हाइड्रोफिलिक या पोलर का मतलब ये होता है कि ये वाटर लविंग होते हैं। आपको पता है, अब एज सच इसी कंपाउंड को, फास्फोलिपिड को आप उठाओ और इधर लेकर मेम्ब्रेन के ऊपर रखो, तो आप देखो कि जो इसका पोलर रीजन है या इसका हेड है वो किस साइड पे है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ है। और आपको पता है सेल के बाहर लिक्विड होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक आपने सुना होगा। तो जब लाइक यानी कि ये हेड हिस्सा इसका बाहर लिक्विड की तरफ फेस करेगा तो ये स्टेबिलिटी लेकर। अरे बच्चों, इसी तरह इस हेड को देखो कहां है, ये साइटोप्लाज्म की तरफ है। और साइटोप्लाज्म में क्या है, ज्यादातर तो इसके अंदर पानी का भरा हुआ है प्यारे बच्चों, तो ये पानी की तरफ खुद बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं, टेल्स। टेल किससे बनी है, फैटी एसिड से। और फैटी एसिड में लॉन्ग कार्बन हाइड्रोजन चेन्स होती हैं। और आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन चेन जो होती हैं ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो नॉन पोलर होते हैं। तो ये हम इसको हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं। फोबिया का मतलब होता है फियर, ये पानी से डरते हैं, पानी से दूर रहते हैं। तो हमेशा जिस चीज से ये डरते हैं उससे ये दूर भागेंगे, और जिससे ये अट्रैक्टेड होंगे ये या जिसकी तरफ ये लविंग होंगे ये उसकी तरफ फेस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक टर्म सुनी है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि नॉन पोलर की तरफ होंगे और पोलर पोलर की तरफ होंगे। यार बच्चों, टेल्स तो नॉन पोलर है, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये टेल और ये टेल नॉन पोलर डिसॉल्व हो रही है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, और ये वजह बनती है एक कंप्लेक्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाता है। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं घर में। कोई भी जब बर्तन धोने के लिए आप एक बर्तन लेते हैं जो ऑयली होता है, आप उसमें थोड़ा सा पानी डालें। जब आप उसमें पानी डालते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। आपको पता है ये क्या है प्यारे बच्चों, ये और कुछ नहीं है, ये एक्चुअली यही लिपिड्स हैं जो एम्फीपैथिक हैं। एम्फीपैथिक का मतलब होता है जिनके दो हिस्से हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। और आपको पता है कि ये जो इसके जो बाहर वाला हिस्सा होगा ये पोलर होगा, अंदर वाला हिस्सा भी पोलर होगा, और जितना हाइड्रोफोबिक एरिया है वो यहाँ पे सेंटर में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको एक प्रॉपर एक इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ये इस तरह होगा। समझ लें, इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं तो बच्चों ये इसका हेड ग्रुप होगा बाहर की तरफ, ये हेड ग्रुप है। मिसाल दे रहा हूं आपको, इस तरह ये हेड ग्रुप अंदर की तरफ हो जाए। अब आपको पता है इसके अंदर भी पानी है और इसके बाहर भी, और इसकी टेल जो है वो आपस में एक दूसरे की तरफ हो। ये तो आप खुद अपना रोजमर्रा का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये देखिए टेल्स की तरफ हो जाती हैं और हेड बाहर पानी की तरफ आ जाते हैं, तो ये टेल्स बन जाती है। तो ये तो कुदरती तौर पर जो है वो बन जाती है। जब आप बर्तन के अंदर कोई ऑयली लिक्विड पड़ा होगा उसके अंदर पानी डालते हैं तो ये स्ट्रक्चर तो खुद ब खुद बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही वजह है कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बड़ा ही स्टेबल स्ट्रक्चर। किस वजह से प्यारे बच्चों, इसी फास्फोलिपिड्स की वजह से। उम्मीद करता हूं कि समझ चुके होंगे। अब हमारा टॉपिक अगला शुरू करते हैं, इसका नाम है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन सी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा है, उनका फंक्शन क्या है, उनका रोल क्या है वो देखें। बच्चों डिफरेंट कैटेगरीज मैंने यहां पर लिख दी है। नंबर 1, ट्रांसपोर्टर्स। यार बच्चों एक बात याद रखना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर है इसका अंदर वाला हिस्सा हाइड्रोफोबिक है, बाहर वाला हाइड्रोफिलिक है। बाहर से कोई कंपाउंड अगर हाइड्रोफिलिक कंपाउंड या पोलर कंपाउंड यहां एंटर होने की कोशिश करेगा तो इधर से नहीं गुजर सकेगा, इसलिए उसको गुजरने के लिए इन प्रोटीन्स का सहारा लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इधर एक डायग्राम की तरफ गौर करें तो ये लिपिड बाइलेयर की एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है। समझे, यही मेम्ब्रेन है, इसको और तरीके से बनाया गया। ये एक मोनोलेयर या दूसरी मोनोलेयर या लिपिड बाइलेयर, इसके अंदर ये प्रोटीन दंसी भी है। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रोटीन है इसके दरमियान ये खाली रास्ते होते हैं जहां से चीजों ने एंटर होना है। अब कोई भी पोलर चीज जो है वो इस प्रोटीन से होकर गुजरेगी, इधर से गुजरेगी। समझ ले, ये पोलर सब्सटेंस है और इसने इधर से गुजरना है, तो प्यारे बच्चों ये प्रोटीन्स में से होकर गुजरेगा, इधर से इसके लिए गुजरना मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रांसपोर्टर 3 तरह के हैं। नंबर 1, चैनल्स। चैनल आपको पता है रास्ते को कहते हैं, पाथवे को कहते हैं, सिंपल टनल को कहते हैं। अच्छा, ये क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल के एक रास्ता प्रोवाइड करेंगे और ये मॉलिक्यूल उसमें से खुद गुजर के जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी मिसाल भी मैंने दी। यहाँ पर मिसाल है एक्वापोरन्स की। एक्वापोरन एक प्रोटीन है जिसमें से पानी गुजरता है, ये समझ लीजिएगा एक्वापोरन है, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं।
तो जाहिर सी बात है वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ इधर से गुजर जाते हैं, लेकिन ज्यादा मेजॉरिटी इसी में से गुजरेगी। तो बच्चों ये एक्वापोरन में से होकर खुद ही अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ आना शुरू कर देंगे सिंपल डिफ्यूजन से। इसके अलावा दूसरी है हमारे पास ट्रांसपोर्टर की मिसाल, कैरियर्स। कैरियर्स हम कहते हैं जो किसी चीज को पकड़ेंगे और कैरी करेंगे, उठा कर लेकर जाएंगे दूसरी साइड पर। लफ्ज बता रहा है आपको, कैरी करना, उठा कर लेकर जाना। तो पहले बच्चों समझ लीजिएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये आपका एक प्रोटीन है, प्रोटीन कैरियर है। होगा क्या बच्चों, ये इधर से जो भी मॉलिक्यूल आएगा ये मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होगा, ये इसको पकड़कर फैसिलिटेट करेंगे और अपने साथ दूसरी साइड पर ले जाएंगे। मिसाल उसमें मैंने दी है आपको GLUT4 की। GLUT4 जो है समझ लीजिए GLUT4 है। अब व्हाट इज GLUT4? प्यारे बच्चों GLUT4 ये रिसेप्टर होता है आपके मसल सेल्स के पास या बच्चों ये लीवर सेल्स के पास। होना क्या है समझ लें, ये आपकी ब्लड वेसल है। क्या है बच्चों? ब्लड वेसल। अभी जो ब्लड वेसल है आप देख रहे हैं कि इसके अंदर रेड ब्लड सेल जो है वो घूम रहे हैं, लेकिन आपने खाना खा लिया है। खाना खाने से उसमें क्या हुआ है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई। अब आपको पता है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज जाएगी तो उस ब्लड में से ग्लूकोज को पकड़कर यहां से आपके मसल सेल के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आएंगे और मसल सेल के पास आएंगे तो मसल सेल के पास होंगे GLUT4 कैरियर्स, कैरियर प्रोटीन्स होंगी। ये इस ग्लूकोज को पकड़ेंगी और पकड़कर उसको सेल के अंदर ले जाएंगी, फिर पकड़ेंगी और पकड़कर सेल के अंदर ले जाएंगे। अरे बच्चों अब चूंकि ये पकड़कर लेकर जा रही हैं तो हम इसलिए इसको कहते हैं ये कैरियर्स है। इसी तरह बच्चों तीसरी टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्टर की। एक्टिव ट्रांसपोर्टर का मतलब ये होता है कि जब चीज को अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ लेकर जाना है ना, तो ये आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। अभी इससे पहले जो दो मिसालें पढ़ी हैं ये दोनों में अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ आ रही चीजें खुद ब खुद डिफ्यूज हो रही हैं। लेकिन प्यारे बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि यहां पर एटीपी का यूज होता है, यूज ऑफ एटीपी। इसमें दो मिसालें मैंने आपको दी हैं। एक सोडियम पोटेशियम पंप है, ये आपके नर्वस सिस्टम के सेल्स के अंदर होते हैं जो सोडियम और पोटेशियम को मूव करवाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय यूजिंग एटीपी। और दूसरी एक मिसाल दी है प्रोटॉन पंप की, या प्यारे बच्चों हाइड्रोजन आयन पंप की मैंने दूसरी मिसाल आपको दी। अब ये आपके स्टमक के अंदर है। आपको पता है आपके स्टमक की पीएच बहुत कम होती है, 2 पीएच होती है इसकी, और इस लोअर पीएच के ऊपर ही आपके स्टमक के एंजाइम काम करते हैं जैसे कि पेप्सिन। अब इसको हाई एसिडिक रखने के लिए वहां पे हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों हाइड्रोजन आयंस ये प्रोटॉन पंप ही या हाइड्रोजन पंप ही स्टमक के अंदर फोर्सफुली हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे ताकि स्टमक की पीएच ड्रॉप हो सके। अरे बच्चों अब मिसाल लेते हैं दूसरी एंकर्स की। इसमें मिसाल मैंने दी है इंटेग्रेंस की। बुक ने मिसाल नहीं दी हुई लेकिन मैंने आपको मिसाल दे दी है। इंटेग्रेंस ऐसी प्रोटीन्स होती है बच्चों जो आपके सेल का जो इनसाइड है, ये जो समझ लीजिए साइटोप्लाज्म है। तो आपको पता है साइटोप्लाज्म है तो इसके अंदर स्केलेटन भी होता है जिसको कहते हैं साइटोस्केलेटन। सेल का अपना ढांचा भी होता है, अपना फ्रेमवर्क होता है जो सेल को की शेप को बरकरार रखता है। तो प्यारे बच्चों ये साइटोस्केलेटन है और इस साइटोस्केलेटन को पकड़ कर रखती है, एनकर करके रखती है, जोड़ कर रखती है, और इस सेल को किसी भी बाहर से गुजरने वाले एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन के साथ या एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर के साथ इनको जोड़ कर रखती है। समझ लिए एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है सेल के बाहर भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, उसके अंदर भी प्रोटीन्स होती हैं, उसके अंदर भी पकड़ने के लिए मटेरियल होता है। मेरे बच्चों ये जो प्रोटीन्स हैं जिनका नाम हम दे रहे हैं एंकर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन अंदर से साइटोस्केलेटन को पकड़ के रखेंगी और बाहर से किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स को पकड़ के रख के इस तरह ये दोनों चीजों को यूं पकड़कर सेल की लोकेशन को बरकरार रखते हैं। एक जगह पर वो अपनी लोकेशन पर टिका रहता है इसी वजह से। अरे बच्चों अब मिसाल लेते हैं तीसरी बात की जिसका नाम है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर इसका मतलब है, इसको आप दूसरे तरीके से एक और बात के लिए आप सेंसर के तौर पर आप समझ सकते हैं। रिसेप्टर या सेंसर का मतलब ये होता है कि जब इसको कोई टच किया जाएगा, इसके ऊपर कोई केमिकल आके लगेगा तो ये उसको डिटेक्ट करेगा और उस मैसेज को अंदर की तरफ भेज देगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर जो तीसरी मिसाल यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये हमारे पास रिसेप्टर है। अब रिसेप्टर का मतलब ये होता है कि बाहर से आने वाले किसी भी केमिकल को
जो जब इसके साथ आके लगेगा तो ये मैसेज अंदर सेल की तरफ भिजवा देगा कि जी फलां एक मैसेज आया है फलां काम करने के लिए। ये आप इसकी मिसाल सादा लफ्जों में अगर आपको मैं समझाऊं तो ये यूं होगी कि आप डोरबेल का काम समझ लें कि रिसेप्टर करते हैं। किसी ने डोरबेल दी तो वो पता चलेगा जी फलां बंदा आया है और उसका ये काम है और आपने वो काम किया। तो बच्चों ये एक्चुअली ये आपके रिसेप्टर्स हैं, वो डोरबेल्स है सेल की। कोई भी रिसेप्टर के ऊपर आने वाला कोई भी केमिकल वो आगे जब इसको टच करेगा तो मैसेज अंदर पहुंचेगा जी बाहर कोई चीज आई है। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर ऑलरेडी हमारी एक मिसाल चल रही है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज को अंदर लेकर जाने वाले ग्लूट जो कैरियर्स हैं उनकी बात हो रही थी। लेकिन आपको इतना तो पता है, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि जो ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर गया है इसको फैसिलिटेट करने वाला तो इंसुलिन है। तो समझ ले प्यारे बच्चों, यहां पर एक और रिसेप्टर बना लेते हैं, एक प्रोटीन बना लेते हैं रिसेप्टर प्रोटीन। ये समझ लें, ये रिसेप्टर प्रोटीन हम जो बना लिए, ये रिसेप्टर प्रोटीन, और इसका नाम रख देते हैं जी इंसुलिन रिसेप्टर। प्यारे बच्चों, जब भी आपने खाना खाया है, समझ ले आपने खाना खा लिया है, तो आपके ब्लड के अंदर ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और जब भी इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपको पता है कि आपका पैनक्रियाज जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? इंसुलिन। अब इंसुलिन जो है वो आकर इस रिसेप्टर के साथ लगेगी जिसका नाम है इंसुलिन रिसेप्टर। जब भी ये इसके साथ आके लगेगी तो मैसेज अंदर पहुंचेगा और ये इसको बता दिया जाएगा जी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है और तुम क्या करो, तुम ग्लूट चैनल्स को एक्टिवेट कर दो। नहीं समझ में आई बात? दोबारा सुनो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल सेल की, इसके ऊपर है इंसुलिन रिसेप्टर। और प्यारे बच्चों, जब आपने खाना खाया है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, तो अब इस बढ़े हुए ग्लूकोज ने पैनक्रियाज को यह बताया कि मुझे इस सेल के अंदर एंटर करवा दो। तो इन पैनक्रियाज ने अपना एक बंदा भेजा जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन ने जाके इंसुलिन रिसेप्टर मसल के पास आके उसके रिसेप्टर के ऊपर टच किया, डोर बेल दी और उसको ये पैगाम दे दिया कि ग्लूट प्रोटीन को एक्टिवेट कर दो। तो वो जब एक्टिवेट होंगे तो प्यारे बच्चों, ये जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है ये मूव करके सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा और आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर यही तो प्रॉब्लम होती है, या तो उनके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही होती तो भी ब्लड से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाती तो उनका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है। या दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चों, रिसेप्टर या GLUT4 रिसेप्टर जो कैरियर प्रोटीन्स हैं यही काम नहीं कर रही होती। इंसुलिन तो होता है लेकिन यही काम नहीं कर पा रही होती, ग्लूकोज को अंदर लेकर जाया जा ही नहीं सकता। तो इसको कहते हैं डायबिटीज टाइप 2। जब इंसुलिन नहीं बन रही तो डायबिटीज टाइप 1, और जब इंसुलिन बन रही है लेकिन GLUT4 या रिसेप्टर काम नहीं करेगा तो ये आपके डायबिटीज टाइप 2। तो याद रखना बच्चों इस बात को। अब दूसरी बात करते हैं, कैटलिस्ट, यानी कि आपके कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम्स होती हैं। आपके एंजाइम कुछ तो साइटोप्लाज्म का हिस्सा होते हैं लेकिन कुछ एंजाइम जो है वो आपकी मेम्ब्रेन का हिस्सा भी होते हैं। तो बच्चों, फॉर एग्जांपल एटीपी सिंथेज, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर ये जब अटैच होगा, समझ लें ये है, तो ये एडीपी को कन्वर्ट करवा देगा एटीपी के अंदर। तो प्यारे बच्चों, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ऐसे प्रोटीन्स भी होती हैं फिर जो कि कैटालिसिस करवाती हैं। जो कैटलिस्ट होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, जो एक प्रोडक्ट को दूसरे के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एक रिएक्टेंट को दूसरे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, इसके बाद ये हमारे पास 4 फंक्शन है प्रोटीन के। और इसके बाद बड़ी अहम एक बड़ा अहम शार्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि ग्लाइकोकेलिक्स आपके सेल के फिंगरप्रिंट्स हैं, ये आपके सेल की पहचान है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल ले देते हैं कि ये आपका है रेड ब्लड सेल RBC। आपको पता है कि कुछ का ब्लड ग्रुप ए होता है। ए इसलिए होता है कि इसके ऊपर है ए एंटीजन। अब ये जो ए एंटीजन है, इस एंटीजन जब रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद है तो आपका ब्लड ग्रुप है ए, जो किसी दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है। दूसरे का बी हो सकता है, किसी का ए बी हो सकता है, किसी का ओ हो सकता है। ये सारा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? ग्लाइकोकेलिक्स के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा ब्लड ग्रुप एंटीजन, और ये जो ब्लड ग्रुप एंटीजन है ये एक्चुअली आपकी
ग्लाइकोप्रोटीन्स ही तो है। असल में जो एंटीजन है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है। अब ग्लाइकोप्रोटीन जो भी अटैच हो गया आपके रेड ब्लड सेल के अंदर वो आपका ब्लड ग्रुप होगा। अगर किसी का बी अटैच है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और अगर किसी के साथ दोनों अटैच है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए और बी, और अगर कोई एंटीजन अटैच नहीं है तो वो होगा ओ। अच्छा, दूसरी बात एक और है आपका MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये भी ग्लाइकोकेलिक्स है। अरे बच्चों, ये हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है, और यही वो चीज है जिसको मैच किया जाता है ड्यूरिंग आर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर ये मैच नहीं की जाएंगी, मेरी MHC कोई और है, दूसरे की कुछ और है, और अगर ऐसे में आर्गन की ट्रांसप्लांटेशन होगी तो आर्गन की रिजेक्शन हो जाएगी। फिर बच्चों तीसरी बात करेंगे, आपकी बुक ने एक हिंट दिया हुआ है कि न्यूरल डेवलपमेंट जो होती है, या आपकी जब डेवलपमेंट हो रही थी तो मसल के सेल मसल के साथ जाके अटैच हुए थे, नर्वस सिस्टम के सेल नर्वस सिस्टम के साथ ही जाके अटैच हुए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्किन के सेल कहीं और लग गए हों, मसल के सेल बाहर आ गए हों, या नर्वस सिस्टम के सेल बोन की जगह पर चले गए हों। नहीं, आपकी डेवलपमेंट बड़ी ही प्रिसाइज हुई थी। तो ये जो प्रिसीजन थी, अरे बच्चों, ये प्रिसीजन की है ग्लाइकोकेलिक्स ने। इसने बताया है क्योंकि हर सेल के ऊपर ग्लाइकोकेलिक्स डिफरेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम वालों के सेम होंगे तो नर्वस सिस्टम के साथ जाके जुड़ जाएगा, मसल सेल के साथ जाके जुड़ जाएंगे, स्किन सेल के साथ जाके जुड़ जाएंगे। इट इज ड्यू टू दी ग्लाइकोकेलिक्स जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं। और पहले बच्चों आखिरी मिसाल देता हूं ग्लाइकोकेलिक्स की। जब आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चला जाता है तो आपकी बॉडी को कैसे पता चलता है कि ये फॉरेन सेल है और मैंने इसके ऊपर अटैक करना है? प्यारे बच्चों, ग्लाइकोकेलिक्स की वजह से ये पहचान है, उसको पता है कि आपके सेल के पास कौन सा ग्लाइकोकेलिक्स है और बैक्टीरिया के सेल के पास कौन सा ग्लाइकोकेलिक्स है। उसको पहचानते हुए जब उसको ये पता चलेगा कि ये अपना ग्लाइकोकेलिक्स नहीं है, ये बैक्टीरिया का है, तो ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। पर बच्चों, आज का आखिरी टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में, कि इसमें जो लिपिड बाइलेयर है उसका क्या रोल है। कुछ बातें शुरू में मैंने जैसे आपको इसके ओवरव्यू में बता दी हैं, रिपीट कर देता हूं उनको। ये शेप को मेंटेन रखते हैं, ये ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करते हैं, किस चीज को अंदर लेकर आना है, किसको बाहर भेजना है, उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन यहां पर हम कुछ बातें रिपीट करेंगे दोबारा, और वो क्या है प्यारे बच्चों? लिपिड बाइलेयर, इसमें हमेशा ही लिपिड सॉल्युबल चीजें जो हैं वो एंटर हो सकती, ये इसको क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि नॉन पोलर जो चीज है वो इसमें से गुजर जाएगी। कोई भी पोलर चीज इसमें से नहीं गुजर पाएगी, कोई भी प्रोटीन नहीं गुजर पाएगी, कोई बड़ा मॉलिक्यूल नहीं गुजर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो छोटे मॉलिक्यूल्स जो लिपिड सॉल्युबल हैं वो गुजरेंगे। और प्यारे बच्चों, या फिर कुछ स्मॉल पोलर, स्मॉल हो और पोलर भी हो तो वो गुजर जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं वाटर की। वाटर किसी हद तक गुजर जाता है इसमें से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्वापोरन की बात की थी, प्रोटीन्स भी हैं उसको लेकर जाने के लिए, लेकिन ये चूंकि वाटर का मॉलिक्यूल बहुत छोटा है तो ये इसमें से पास कर देगा। इसके अलावा स्मॉल और कंपाउंड भी हैं, स्मॉल ऑक्सीजन हो गई, CO2 हो गए, प्यारे बच्चों, ये चीजें भी इसमें से गुजर जाती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ स्मॉल अमाइनो एसिड भी इसमें से गुजर सकते हैं, और इसके अलावा ग्लूकोज भी इससे डायरेक्ट भी गुजर सकता है, विदाउट द प्रोटीन्स और विदाउट द इंसुलिन इंस्ट्रक्शंस, उसके बगैर भी ग्लूकोज किसी हद तक गुजर सकता है। प्यारे बच्चों, ये इसकी प्रॉपर्टीज है लिपिड बाइलेयर की, जो प्रोटीन से डिफरेंट है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज के टॉपिक जो है अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर कोई समझ नहीं आई चीज की, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछे बच्चों, इसको रिवाइज करें अच्छे तरीके से। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।